गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। आज का ये टॉपिक है, ये कॉमन टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो आपके 8th क्लास में, 10th में और 12th इन तीनों क्लास के सिलेबस के अंदर है। तो हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति जो है वो किसने की, कब की, क्यों की, किसके विरुद्ध की। तो ये जो क्रांति है वो अंग्रेजों के विरुद्ध हम भारतीयों ने की थी और 1857 में की थी। इसलिए इस विद्रोह, इस क्रांति का नाम 1857 की क्रांति पड़ा है। तो देखिए इस 1857 की क्रांति के कारण क्या है। आप सभी जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों का शासन था 1757 ईस्वी में, और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर और यहाँ अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता की नींव डाली थी। उस सत्ता को 100 वर्ष हो गए थे और वो सत्ता उखड़ने वाली थी। भारतीयों ने 100 वर्ष बाद विद्रोह किया। क्यों किया, उसके कारण पढ़ते हैं। तो देखिए बात करते हैं 1857 की क्रांति के कारणों की। जो पहला कारण है उसमें हम बात कर रहे हैं आर्थिक कारणों की। आर्थिक कारण प्रश्न बोर्ड में पूछा जा सकता है, 1857 की क्रांति के आर्थिक कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण क्या है। आर्थिक कारण ये है कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज भारतीयों से लगान ज्यादा वसूल कर रहे थे। यानी लगान है वो ज्यादा ले रहे थे किसानों से, और वो भी जबरदस्ती मारपीट कर वसूल कर रहे थे। यदि कोई भारतीय किसान लगान नहीं दे पाता था तो उसके साथ मारपीट की जाती थी और उससे जबरदस्ती और लगान वसूला जाता था। तो पहला पॉइंट हो गया इसमें आर्थिक कारणों में कि लगान ज्यादा ले रहे थे और वो भी मारपीट कर वसूल कर रहे थे। तो इसमें पहला जो पॉइंट वो क्या हो गया कि लगान ज्यादा ले रहे हैं और मारपीट कर जबरदस्ती लगान वसूल कर रहे थे। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट देखिए, आप जानते हैं कि आयात और निर्यात अब जब देश से बाहर कोई वस्तु बेचते हैं वो निर्यात होती है, और जब देश में कोई माल आता है उसे आयात कहते हैं। यहाँ अंग्रेजी सत्ता थी, अंग्रेजों ने क्या कर रखा था कि भारत से कोई माल निर्यात करते थे तो उस पर कर बहुत ज्यादा लगा दिया, और बहुत ज्यादा कर वसूलने से भारतीय व्यापारी जो है उनको काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों को कर बहुत ज्यादा देना पड़ता था। और आयात जो है, आयात पर कर बहुत कम कर दिया। इसलिए जो विदेशी वस्तुएं, खासतौर पर इंग्लैंड का जो सामान है जो इंग्लैंड से तैयार होकर भारत में आता था और जो आयात होता था उस पर कर बहुत ही कम था। तो कर कम होने की वजह से वो माल भारत में सस्ता बिकता था, और भारतीय जो उद्योग धंधे हैं वो उस कंपटीशन का सामना नहीं कर पाते थे। इसलिए भारतीय उद्योग धंधे हैं वो धीरे धीरे चौपट होने लगे, बर्बाद होने लगे। तो देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या पढ़ेंगे कि अंग्रेजों द्वारा निर्यात पर अत्यधिक कर बढ़ाना। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजों द्वारा निर्यात पर अत्यधिक कर बढ़ाना। इसमें तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि अंग्रेजों द्वारा आयात पर कर को कम करना। यानी आयात जो है उस पर कर कम कर दिया, इसलिए भारतीयों को नुकसान हो रहा है। एक पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय उद्योग धंधों का चौपट होना। भारतीय जो उद्योग धंधे हैं वो चौपट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हो गए, क्योंकि आयात पर कर कम होने की वजह से विदेशी माल जो है वो सस्ता बिक रहा है, मशीनों से बनकर आ रहा है, और भारतीय माल हाथों से बनाया जा रहा है देसी कारीगरों द्वारा। तो वो उस प्रतिस्पर्धा का सामना भारतीय उद्योग धंधे नहीं कर पाए, और धीरे धीरे कर वो उद्योग धंधे वो बंद हो चुके हैं। इसलिए भारतीय व्यापारी है, भारतीय उद्योगपति है, वो सभी अंग्रेजों से नाराज है और वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये 4 पॉइंट हो चुके हैं। 5वां पॉइंट देखिए इसके अंदर, भारतीय धन का इंग्लैंड में निष्कासन। भारतीय धन का इंग्लैंड में निष्कासन यानी यहां से बाहर जाना। तो भारतीय जो धन है वो किसी न किसी बहाने से अंग्रेज जो है वो भारत से इंग्लैंड ले जा रहे हैं, और भारत धीरे धीरे और गरीबी की ओर बढ़ रहा है।
इसलिए भारतीय हैं वो हर हालत में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि भारत की इस गरीबी का जो कारण क्या था, वो था भारतीय धन का इंग्लैंड में निष्कासन। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका आर्थिक कारण, जिसमें आपको ये पॉइंट लिखने। अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण देखिए क्या है, इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अंग्रेज स्वयं को ऊंची नस्ल का समझते थे और भारतीयों को नीची नस्ल का समझते थे। उनकी नजर में भारतीय है वो जंगली है, जानवर है, वो असभ्य है, और जो अंग्रेज है वो सभ्य है, वो ऊंची नस्ल के हैं। तो भारतीयों को नीची नस्ल का समझ रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, इसलिए भारतीयों के साथ ये जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है इसलिए वो नाराज है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि अंग्रेज स्वयं को ऊंची नस्ल का वह भारतीयों को नीची नस्ल का समझते थे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा कि अंग्रेज स्वयं को सभ्य वह भारतीयों को असभ्य मानते थे, क्योंकि इनकी नजर में सभ्य कौन है, इनकी नजर में सभ्य वो है जिसका धर्म ईसाई है और जिसका रंग गोरा है। तो भारतीयों का न तो धर्म ईसाई था और न ही रंग गोरा था, इसलिए अंग्रेज भारतीयों को असभ्य मानते थे और भारतीय इसे अपना अपमान समझते थे। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो ये है कि अंग्रेजों द्वारा जो होटल चल रहे, अंग्रेज जो संचालित कर रहे होटल क्लब है, उन होटल व क्लबों में भारतीयों का आना निषेध था। अंग्रेजों द्वारा संचालित होटल और क्लबों में भारतीय नहीं जा सकते थे, सिर्फ अंग्रेज ही जा सकते थे। तो यहां भी भारतीयों का अपमान हो रहा है, सामाजिक तौर पर यहां निषेध कर रखा है। चौथा पॉइंट इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो रेलवे की जो प्रथम श्रेणी थी, रेलवे की प्रथम श्रेणी में भी भारतीय यात्रा नहीं कर सकते थे, उस पर भी निषेध पाबंदी लगा रखी थी कि प्रथम श्रेणी में केवल और केवल अंग्रेज यात्रा करेंगे। तो यहां भी भारतीयों का अपमान किया जा रहा है। अगला जो पॉइंट है उसका जिक्र करते हैं, वो देखिए। अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाना। अब यहां हम भारतीयों को क्या समस्या हो रही है, अंग्रेज काम अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने सती प्रथा बंद कर दी है। सती प्रथा क्या थी कि यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी जो है पति की जो चिता है उसके साथ जिंदा जल जाती थी। तो अंग्रेजों ने इस पर कानून बना दिया 1829 ईस्वी में और प्रतिबंध लगा दिया। बाल विवाह है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये एक सामाजिक सुधार के तौर पर देखें तो बहुत अच्छा कार्य था। तो इसमें भारतीयों की समस्या क्या थी, क्योंकि ये भारतीय रीति रिवाज थे, ये भारतीय संस्कृति थी। सती प्रथा, बाल विवाह ये भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा था उस समय, और भारतीयों को ये लग रहा था कि ये अंग्रेज जो है वो हमारी संस्कृति में बिगाड़ कर रहे हैं, हमारे रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यदि ये अंग्रेज यहाँ रहे तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको पूरी तरह से मिटा देंगे। यहाँ तक कि ये नियम भी था कि भारतीय चाहे किसी भी पद पर हो और अंग्रेज चाहे कितना भी छोटा हो, वो किसी भी छोटे पद पर हो या एक आम अंग्रेज हो, यदि सामने भारतीय को अंग्रेज दिखाई देता है तो भारतीय को झुककर सलाम करना होगा। एक ये भी आप लिख सकते हैं। एक पॉइंट इसमें ये भी डाल सकते हैं कि एक नियम यह निकाल दिया था आगरा के न्यायाधीश ने, और वो नियम क्या था कि यदि भारतीय जो है किसी गाड़ी या घोड़े पर सवार है और उससे सामने से अंग्रेज आता दिखाई दे रहा है तो भारतीयों को तब तक उस गाड़ी या घोड़े से नीचे खड़ा रहना होगा जब तक कि वो सामने से अंग्रेज चला नहीं जाता। तो इस प्रकार से भारतीयों का सामाजिक अपमान किया जा रहा है। अतः भारतीय हर हालत में और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये हो गए सामाजिक व धार्मिक कारण, सामाजिक व आर्थिक कारण। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर जो पॉइंट है वो है राजनीतिक कारण। इससे पहले हम सामाजिक और आर्थिक पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं राजनीतिक
व प्रशासनिक कारणों के लिए। देखिए राजनीतिक और प्रशासनिक कारण क्या है, इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट यह है लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि। तो देखिए सहायक संधि क्या थी। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली जो है वो एक नई संधि की शुरुआत करते हैं। क्या थी ये संधि, आगे के टॉपिक में इसका हम खुलकर जिक्र करेंगे। एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है ये सहायक संधि। सहायक संधि क्या थी कि जो भी भारतीय शासक अंग्रेजों के साथ ये संधि करता था तो वो भारतीय शासक अंग्रेजों की अनुमति के बिना न तो किसी दूसरे राजा के साथ संधि कर सकता था और न किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध कर सकता था। तो संधि और युद्ध के लिए उससे पहले अनुमति लेनी होगी अंग्रेजों से। उस भारतीय शासक को अपने यहां और एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी रखनी होगी, अपनी रियासत में एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी रखनी होगी और उस सैनिक टुकड़ी का पूरा रख रखाव, पूरे खर्चे की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय उस शासक की होगी। तो बदले में अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज उस शासक की बाह्य व आंतरिक आक्रमण से सुरक्षा करेंगे। यानी भारतीय शासक संधि करेगा, अंग्रेजों की अनुमति लेनी होगी, युद्ध करेगा, अंग्रेजों की अनुमति लेनी होगी। एक अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी उसके दरबार में रह रही है, उसकी रियासत में रह रही है और उसका खर्चा उठाना पड़ेगा भारतीय शासक को। तो ये एक तरह की गुलामी थी, एक तरह की अधीनता स्वीकार करना था। और इस संधि के द्वारा यानी लॉर्ड वेलेज़ली ने इस सहायक संधि के द्वारा जो है कई भारतीय रियासतों को हड़प लिया था, कई भारतीय रियासतों को अधीन कर लिया था। जैसे कि मराठा थे, निजाम था हैदराबाद का, और एक मैसूर राज्य था। तो इन राज्यों के साथ सहायक संधि की और इनको अपना गुलाम बना लिया। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी है वो 1848 ईस्वी में नए गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। उनकी हड़प नीति क्या है वो देखिए। लॉर्ड डलहौजी हर हालत में अंग्रेजी साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहता था, भारतीय रियासतों को हड़पना चाहता था। उसके लिए उसने एक नियम बनाया। देखिए नियम क्या था, हमारे हिंदू समाज में क्या था कि जिस राजा के स्वयं का पुत्र नहीं होता था तो वो राजा अपने सगे संबंधियों का कोई पुत्र गोद ले लेता था और उस राजा के मृत्यु के बाद में वो गोद लिया हुआ पुत्र या वो दत्तक पुत्र, जिसे हम दत्तक पुत्र भी कह सकते हैं, वो दत्तक पुत्र उस राजा की मृत्यु के बाद अगला शासक बन जाता था। जो अधिकार, जो पावर एक सगे पुत्र को थे, वही अधिकार जो है वो उसके गोद लिए पुत्र को थे। लेकिन यहाँ डलहौजी ने नियम क्या निकाल दिया कि जिस राजा के स्वयं का पुत्र नहीं है उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। वो गोद लिया हुआ पुत्र मान्य नहीं होगा, उसे मान्य से या स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस नियम के तहत अंग्रेजों ने कई भारतीय रियासतों को हड़प लिया था। जैसे कि हम बात करते हैं झांसी, सतारा, संबलपुर, नागपुर। तो यहां के जो शासक थे उन राजा के स्वयं का पुत्र नहीं था, उन्होंने गोद ले रखा था पुत्र। लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है उस राजा की, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य है वो पूरी तरह से अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया और उनकी रियासत वो समाप्त कर दी गई। एक नियम था, एक रियासत को हड़पा था अवध को, आजकल हम इसे लखनऊ के नाम से जानते हैं, और लखनऊ का नवाब था वाजिद अली शाह। इस पर क्या आरोप लगाया डलहौजी ने, इस पर कुशासन का आरोप लगाया कि इससे जनता संतुष्ट नहीं है, वाजिद अली शाह से जनता इससे परेशान है, इसको शासन करना नहीं आता है। तो कुशासन का आरोप लगाकर और वाजिद अली शाह को भी गद्दी से हटा दिया और इस रियासत को भी हड़प लिया। इसलिए जो रियासतें हैं जो डलहौजी ने हड़पी थी, अब यहां के जो उत्तराधिकारी थे, इनकी रानियां थी, इनकी जो जनता थी, वो भी और अंग्रेजों से बदला लेना चाहती है। तो एक पॉइंट हो गया लॉर्ड डलहौजी की हड़प
नीति, क्योंकि इनसे इन रियासत के जो राजकुमार थे वो नाराज हो गए और वो अब हर हालत में बदला लेना चाहते हैं, वो अब हर हालत में अपने राज्य को फिर से पाना चाहते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक व प्रशासनिक में वो देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले यहां मुगलों का राज था और अंतिम जो शासक थे वो थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों के आने से पहले मुगलों का राज था और अंतिम बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। पॉइंट हो गया बहादुर शाह जफर का अपमान। क्या था अपमान? वो देखिए, लॉर्ड कैनिंग जब 1857 चल रहा था, यानी डलहौजी 56 तक थे, 1856 के बाद उनकी जगह कैनिंग आ गई। कैनिंग ने यह घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर है वो अंतिम बादशाह होंगे, इनकी मृत्यु के बाद बादशाह का पद समाप्त कर दिया जाएगा और इनके राज्य को पूरी तरह से अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा। तो ये सीधा सीधा बहादुर शाह जफर का अपमान था। इसलिए मुस्लिम जो है, इंडियन मुस्लिम, वो अंग्रेजों से नाराज थे क्योंकि वो बहादुर शाह जफर की सत्ता फिर से प्राप्त करना चाहते थे। ये सीधा सीधा अपमान था, इसलिए मुस्लिम जनता है वो अंग्रेजों से नाराज है। फिर आगे जिक्र करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो बहादुर शाह जफर के अपमान के बाद जो है वो ये है कि जो अंग्रेज है वो सिर्फ उच्च अधिकारी पदों पर थे, जो बड़े पद थे, उच्च अधिकारी पद थे, उस पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही होते थे। भारतीय लोगों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे, भारतीय सिर्फ निम्न पदों पर कार्य करते थे। इसलिए यह भी भारतीयों का एक सीधा सीधा अपमान था। तो यह हो गया राजनीतिक व प्रशासनिक कारण। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, धार्मिक कारण। देखिए क्या है धार्मिक कारण। अंग्रेज यहां ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। कौन से धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? ईसाई धर्म का। और यहां भारत में धर्म कौन सा था? हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। तो अंग्रेज अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही नाराज हैं। दूसरी ओर अंग्रेज जो है भारतीयों को लालच दे रहे हैं। क्या लालच दे रहे हैं? कि यदि कोई भारतीय हिंदू या मुस्लिम से ईसाई बनता है तो उसका लगान है वो माफ कर दिया जाएगा, उनसे लगान नहीं लिया जाएगा, उसे ऊंचे अधिकारी पदों पर नौकरी दी जाएगी। तो हर हालत में लालच देकर और अंग्रेज ईसाई धर्म का प्रचार करें, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अंग्रेजों से नाराज है। और उनको यह लगता था यदि अंग्रेज यहाँ रहे तो उनका धर्म, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति है वो संकट में आ जाएगी, इसलिए इन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना ही होगा। अगला पॉइंट देखिए, अफवाह यह भी फैल रही थी उस समय कि बाजार में जो आटा आया हुआ है उस आटे में अंग्रेजों ने गाय व सूअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया है। क्या अफवाह फैल रही थी कि बाजार में जो आटा आया हुआ है अंग्रेजों ने उसमें गाय व सूअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया है, इसे हिंदू खाएगा, धर्म भ्रष्ट होगा। क्यों होगा? कि हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र पशु, एक माता के रूप में पूजी जाती है, और यदि वो इसे खा रहा है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। यदि मुसलमान खाएगा उसका धर्म भ्रष्ट होगा, क्योंकि मुस्लिम धर्म में और जो सूअर का मांस है वो निषेध है, हराम माना गया है। तो दोनों का यहाँ धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। अब भारतीयों को यकीन सा हो गया था कि वास्तव में ये अंग्रेज है वो हमारे धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो एक ये आटे वाली अफवाह हो गई। अगला पॉइंट ये है गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अब देखिए ये क्या था गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। पहले कोई पुरान एक राइफल चलती थी जो भारतीय सैनिकों के पास थी, उसका नाम था ब्राउन बेस। उसकी जगह आधुनिक तकनीक की राइफल आ गई एनफील्ड, और इस एनफील्ड का जो कारतूस है, बुलेट बोलते हैं या गोली बोलते हैं,
उसके ऊपर उसको चिकना करने के लिए, चिकनाट के लिए उस पर गाय व सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता था, ताकि वो कारतूस है वो खराब ना हो। और जब भारतीयों को पता लगा कि इस पर गाय व सूअर की चर्बी का लेप है, तो इससे भारतीयों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है वो देखिए, क्योंकि ये जो कारतूस है इसको राइफल में डालने से पहले उस कवर से बाहर निकालना होगा, वो भी मुंह से काटकर। सैनिक यदि उसे कारतूस को मुंह से काटता है, हिंदू है धर्म भ्रष्ट हो रहा है क्योंकि चर्बी किसकी है, गाय की। मुसलमान है धर्म भ्रष्ट हो रहा है क्योंकि चर्बी किसकी चढ़ी है उस कवर पर, सूअर की। तो ये धार्मिक कारण हो गए। अब भारतीयों को पूरा यकीन हो गया कि वास्तव में ये अंग्रेज है वो हमारे धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो ये धार्मिक कारण हो गए। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, भारतीयों को ईसाई बनने के लिए लालच देना, उनका लगान माफ करना, ऊंचे पदे के ऊंचे जो पद है उन पर नौकरी देना, कब, यदि वो ईसाई बनता है। बाजार में जो आटा आया हुआ है उसमें गाय व सूअर की हड्डियों का चूरा मिलाना, और जो कारतूस उस पर गाय व सूअर के चर्बी का लेप करना। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, और वो देखिए अगला पॉइंट का जिक्र करते हैं, सैनिक कारण। पॉइंट नंबर 5 जो है वो है सैनिक कारण। क्या सैनिक कारण? यहां अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक भी है और अंग्रेजी सैनिक भी है। अंग्रेजों की सेना है उसमें भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक दोनों काम कर रहे हैं। तो उसका अनुपात देखिए, 1856 और 57 के अंदर जो है, जो सैनिक थे अंग्रेजी सेना में, लगभग भारतीय जो सैनिक थे वो थे 2,33,000। 2,33,000 भारतीय सैनिक है अंग्रेजी सेना में, और जो अंग्रेजी सैनिक है वो है लगभग 45,000। यानी इनका अनुपात देखें तो 5:1 आ रहा है। यानी सेना में यदि 5 भारतीय सैनिक है तो 1 अंग्रेज सैनिक है। और भारतीय सैनिकों को लगा कि यदि हम विद्रोह करते तो हम संख्या में ज्यादा है और हम निश्चित ही सफल होंगे। तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े भी भारतीय सैनिकों को विद्रोह करने के लिए उकसा रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। तो इसमें पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा होना। और कितनी ज्यादा है? अनुपात क्या है? 5:1। दूसरा पॉइंट की ओर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, भारतीय सैनिकों के साथ वेतन, भत्ते आदि के आधार पर भेदभाव करना। अंग्रेज जो है वो भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कैसे तौर पर? वेतन के तौर पर, भत्ते के तौर पर, छुट्टी के तौर पर, बड़े अधिकारी पदों के तौर पर। वेतन के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक भारतीय सैनिक का जो वेतन था वो लगभग भारतीय सैनिक का वेतन था 9 रुपए पर मंथ। यानी प्रत्येक महीने का भारतीय सैनिक को 9 रुपए मिलता था। और उसी सेना में जो अंग्रेजी सैनिक है उसका वेतन है लगभग 60 से 80 रुपए। यानी ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 10 गुना वेतन मिल रहा है अंग्रेजी सैनिक को। भारतीय सैनिक का वेतन बहुत ही कम है, वेतन कम है, बड़े पद भी नहीं दिए जा रहे हैं, अलाउंस या भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। अंग्रेजी जो सैनिक है वो इन भारतीयों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, समय पर छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सैनिक कारण हो गए। यह देख सकते कि भारतीय सैनिकों के साथ वेतन, भत्ते आदि के आधार पर भेदभाव करना। बात करते हैं 1839 की। अगला पॉइंट पढ़ेंगे 1839 के अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय। 1839 के अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय। इससे पहले अंग्रेज जब वो पराजित नहीं थे, भारतीय मानते थे कि अंग्रेज अजय हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जब अफगानियों के साथ और 1839 में अंग्रेजों का युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज हार गए। उनकी ये जो अजय का सिद्धांत था उसका खंडन हो चुके, अंग्रेज हार चुके हैं। और भारतीयों को अब प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम भी अंग्रेजों को हरा सकते हैं। तो इस युद्ध में हार का कारण है वो भी भारतीयों को 1857 के विद्रोह के लिए उकसा रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। और सैनिक कारणों की बात करें
तो एक 1854 का डाकघर अधिनियम, देखिए डाकघर अधिनियम क्या था। 1854 से पहले क्या था कि यदि भारत जो सैनिक है वो अपने घर पर पत्र लिखते थे तो उनका जो उस पर जो टिकट लगती है, जो स्टाम्प लगती थी उस पत्र के ऊपर, वो सैनिकों को नहीं देनी पड़ती थी, वो सैनिकों को लगानी नहीं पड़ती थी। लेकिन 1854 में क्या हो गया, एक नया नियम निकाला कि अब पत्र पर जो है भारतीय सैनिक घर पर पत्र लिखता है तो उससे भी उस पत्र पर स्टाम्प लगानी होगी, यानी वो टिकट खरीदनी होगी। हालांकि ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन इसमें सैनिकों को जो छूट दी जा रही थी उस पर सीधा सीधा प्रहार था। तो भारतीय सैनिक इसलिए भी नाराज थे क्योंकि उनको जो ये डाकघर की जो छूट मिल रही थी वो छूट अब बंद कर दी गई है, तो इससे भी नाराज है। और ऊपर से भारतीय जो सैनिक है, भारतीय धर्म में उस समय समुद्री यात्रा करना पाप समझा जाता था, भारतीय समुद्री यात्रा नहीं करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने नियम क्या बना दिया, एक नया रूल काट दिया। वो ये रूल निकाला था, क्या निकाला कि यदि अंग्रेज चाहेंगे तो भारतीयों को समुद्री यात्रा भी करनी होगी। तो ये भी भारतीय धर्म पर और भारतीय सैनिकों पर सीधा सीधा प्रहार है। इससे भी भारतीय सैनिक है वो नाराज है क्योंकि समुद्र की यात्रा करना वो पाप समझ रहे हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं सैनिक कांड में, और वो यही है जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ये पॉइंट हम धार्मिक कांड में भी लेंगे क्योंकि धर्म में भी आ रहा है। ये पॉइंट हम सैनिक कांड में लेंगे क्योंकि वो कारतूसों का प्रयोग कौन कर रहे हैं, सैनिक कर रहे हैं। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं इसका कि क्या था ये गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। तो ये हो गया सैनिक कांड। अब जो लास्ट पॉइंट है उसका जिक्र करते हैं और वो है तात्कालिक कांड। तात्कालिक कांड क्या है वो देखिए। पॉइंट वही है जिसका हम धार्मिक और सैनिक दोनों में जिक्र किया था। कौन सा, गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। यहां से प्रश्न पूछा भी गया है 2019 में 2 नंबर का, यहां से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2019 में 2 नंबर में कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कांड क्या था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो तात्कालिक कांड क्या है वो देखिए। पहले जो राइफल थी भारतीय सैनिकों के साथ, वो राइफल कौन सी थी भारतीय सैनिकों के पास, उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस, ये राइफल थी। लेकिन अब नई आधुनिक तकनीक की राइफल देगी उनको, कौन सी, एनफील्ड, ये राइफल ले ली गई है और उसकी जगह नई राइफल दे दी गई एनफील्ड। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसकी जो बुलेट थी उसको खराब होने से बचने के लिए उस बुलेट पर और गाय व सूअर की चर्बी जो है उसका एक कवर बनाया गया, वो उस पर चढ़ा दिया गया है। क्यों चढ़ाया गया है, ताकि ये कारतूस खराब ना हो, चिकना रहे, उस चिकनाट के लिए ये उस पर चढ़ाया गया था। लेकिन जब इसको काटेंगे तो दोनों का धर्म भ्रष्ट हो, चाहे वो हिंदू सैनिक हो या मुसलमान सैनिक हो। और इसलिए भारतीय इस कारतूस वाले प्रयोग के कारण ही और इस कारतूस के कारण ही और ये 1857 का विद्रोह हुआ है। तो हम तात्कालिक कांड क्या मानेंगे, गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ये तात्कालिक कांड था इस क्रांति का। तो ये हो गया 1857 की क्रांति के कारण। 12th क्लास वाले हैं वो इसे पूरा पढ़ेंगे और इसे पूरा अपनी कॉपी में नोट करेंगे और नोट्स आपको इसके भेजते भी गए हैं। 10th क्लास वाले हैं वो इसमें कुछ शॉर्ट करेंगे, इसका नोट्स जो है वो आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेज दिए जाएंगे, क्योंकि दोनों में मैटर थोड़ा अलग अलग है। तो ये सिर्फ समझने के लिए था, बाकी जो नोट्स है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे। उसी के आधार पर आपको अपनी नोटबुक में ऐड करने हैं। बाकी जो बातें हैं, ये क्रांति कब हुई, कहाँ कहाँ हुई, कौन कौन के इसके प्रमुख वीर सेनानायक थे, क्या हुआ, उसका जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।